सर नमस्ते। नमस्ते। माय डियर प्यारे प्यारे जितने सारे मकरा मकरी मकरू लोग हैं, और स्पेशली मकर राशि का अष्टम में अभी केतु बैठा हुआ है और मंगल भी यहाँ पर बैठा, अभी निकल जाएगा। आगे चल के यहाँ पर ग्रहण लगने वाला है। अष्टम स्थान, गुप्त अंग, और बहुत सारे इस समय जैसे जैसे मेरे पास पेशेंट या जातक या कुंडली दिखाने के लिए आते हैं, और उसी हिसाब में मैं जनरली एनालिसिस करके देखता हूँ कि इस प्रकार का रोगी बढ़ रहे हैं तो उसका क्या क्या रेमेडी इलाज हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली एंड आयुर्वेदिकली। तो मेरे सामने मेरा फैमिली डॉक्टर भी हैं, मेरा गुरु भी हैं, और मैं इनके माध्यम से बहुत कुछ चिकित्सा खुद पाया हूँ। मेरे पूरा परिवार और मेरे बाकी पूरा सभी चिकित्सित हैं, और इनके साथ विगत 20-25 साल से मेरा कनेक्शन भी है। तो आयुर्वेद का एक आप जैसे समझ सकते हैं, गवर्नमेंट का डॉक्टर हैं और ऑथेंटिक गवर्नमेंट कॉलेज आयुर्वेद कॉलेज से पढ़े हुए डॉक्टर साहब हैं और आयुर्वेद का। और आप लोग जो मेरे चैनल में विगत 5 साल से मेरा वीडियो देख रहे हैं, सर जी का कई बार नाम लिया हूँ वीडियो में। आप लोग जो लोग जानते हैं, डॉक्टर प्रधान सर बोलता हूँ। तो सर मेरे सामने आज बैठे हैं, और ख़ास इस प्रकार का रोग के बारे में जो आप लोगों का जो बहुत दिन से क्वेरी था मेरे को फ़ोन में भी, जब मैं आपका कुंडली देखता हूं तो मेरे को आप लोग पूछते थे कौन है, कहां पर जाएं, नंबर दीजिए वगैरह वगैरह। तो आज सर सामने हैं। और जिसका कुंडली में अष्टम स्थान में केतु हो, अष्टम स्थान में किसी भी प्रकार का केतु मंगल का युति हो, केतु सूर्य का युति हो, या खाली मंगल भी बैठता है तो भी, या शनि भी बैठता है तो भी, क्योंकि अष्टम स्थान गुप्त अंग है, तो अभी ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। तो जिसके लिए सर बहुत व्यस्त रहते हैं, इनका पास टाइम होता नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट करके मैं सुबह का टाइम लिया। इस समय 5-10 पेशेंट देख भी ले चुके होते हैं, पेशेंट भी आए हुए हैं बाहर। तो चलिए पहले सर जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, और उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर में हम लोग बात करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और नीचे आपका कमेंट अच्छा मिला तो फिर इसके ऊपर लंबा पॉडकास्ट में भी हम लोग काम करेंगे। आज ये इंट्रोडक्शनल वीडियो है। सर नमस्कार। अपना पहले थोड़ा सा परिचय दीजिए। छत्तीसगढ़ इत्यादि में भी सर क्लास लेते हैं, सर प्लीज़। डॉक्टर अजय कुमार प्रधान हूँ मैं, एमडी आयुर्वेद। 25 साल से पेट रोग और गुदा रोग के ऊपर काम कर रहा हूँ सक्सेसफुली। ये जो खास आपका जो स्पेशलिस्ट है जिसमें हैं आप, ये जो रोग है इसका नाम क्या है? ये वाला गुदा रोग बोलते हैं ना, गुदा रोग बोलते हैं। और इसमें बाकी जनरल आदमी समझने के लिए इसको क्या पाइल्स बोलेंगे? नहीं, गुदा मीन्स मलद्वार है ना। मलद्वार के ऊपर 3-4 ठो कॉमन डिजीज देखा जाता है। अच्छा। पहला है फिशर बोलते हैं, जिसमें चीरा आ जाता है, बहुत दर्दनाक है। दूसरा है सिरा फूल के, धमनी फूल के, उसमें आपका अर्श बीमारी, बवासीर जिसको बोलते हैं, वही होता है। और वो 2 प्रकार भी होता है, सूखा होता है और बादी होता है, खूनी वाला। और तीसरा है भगंदर, जिसमें आपका फोड़ा हो जाता है, उसके बाद नासूर चला रहता है और सालों साल लगा रहता है। वो जो बहुत सारा सर्जरी करने के बाद, मेडिसिन खाने के बाद भी पेशेंट घूमता रहता है हताश होके। वो ये तीनों ज़्यादातर दिखा जाता है। तो इसको फिस्टुला भी वही उसी में आता है क्या? फिस्टुला, हाँ, भगंदर जिसको है, फिस्टुला वो इसको अनाल फिस्टुला बोलते हैं। जो भगंदर है, नासूर जो है, उसी को फिस्टुला, अनल फिस्टुला बोलते हैं। अनस में जो फिस्टुला होता है उस अनल फिस्टुला। भगंदर इसीलिए बोला जाता है कि भाग मीन्स आपका गुप्तांग, आपका सेक्स ऑर्गन, गुदा को जो धारण करता है, फोड़ा कर देता है, जो अंदर नासूर बना देता है, उसको भगंदर बोलते हैं। छिद्र बना देता है उसके अंदर। ये इतना डेंजर बीमारी है जो किसी को पता भी नहीं चलता है, और अंदर चला रहता है। एक छोटा सा छेदा होगा या थोड़ा सा फोड़ा होगा, और अंदर ये बढ़ता रहता है। और एलोपैथी में मैं यहाँ तक कि भी सबसे खतरनाक और डेंजर पेशेंट देखा हूँ जिसका कि मलद्वार को काटते 4-5 बार ऑपरेशन हुआ और ठीक नहीं हो पाता है। मल भी निकलता रहता है, वो इनकंटिनेंस बोलते हैं उसमें, और पेशेंट चाहने से भी रुक नहीं सकता, मल को अपने आप निकल जाता है, भाल फेल्योर हो जाता है। हाँ। और आखिरी में जो पेशेंट मैं लाइफ में देखा हूँ, उसका मलद्वार को स्टिच करके या बंद कर दिया जाता है, एक दूसरा पाइप पेट की तरफ से निकाल दिया जाता है, और उधर से उसका टूट जाता है। ये भी पेशेंट में देखा हुआ हूँ। इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन मेरे पास ऐसे भी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हूँ तो मेरे पास आ जाते हैं। और किसी का मलद्वार से छेदा होता है और आगे बढ़ते बढ़ते जाके अंडकोश से निकलता है, और पेशाब नली भी, हाँ, पेशाब नली भी अफेक्टेड हो जाता है। तो वो भी उधर से बड़ा, ये सब एक्सट्रीम स्टेज है। और किसी का तो डेंसर रोग तक भी वो आगे बढ़ जाता है। फिलहाल अगर प्रिलिमिनरी लेवल पे इसका चिकित्सा हो जाए
तो ये आदमी ठीक हो जाता है और उसमें कोई डेंजर होता नहीं है। और जब भी गोचर में अगर अष्टम स्थान में आ जाए या कुंडली में अगर इस प्रकार का युति है तो वो होने का संभावना है। तो सर हमको थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को ये समझाइए कि ये जो डिजीज़ है, ये जो बीमारी है, ये अक्सर होता क्यों है लोगों के अंदर? पहली बात तो आपका पेट की बीमारी, सर्वव्यापी रोग मंदाग्नि सुतराम उदाहरणीच, मीन्स पेट मंदाग्नि से सब बीमारी होता है। पेट का बीमारी सबसे जो पहले होता है, और पेट का लास्ट पार्ट है आपका गुदा। तो पेट रोग नहीं होगा कभी भी गुदा रोग नहीं होता है। तो उसके कारण है जब आपका बार बार मल कठिन होना, आपका खाना इधर उधर होना, रात जागना, इस सब से मल आपका पेट खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन व आपका कोष्ठकाठिन्य होता है। इसमें आपका मलद्वार के अंदर कोई चीरा लग जाता है और घाव हो जाता है, वो आगे जाके इन्फेक्शन होके करता है। मलद्वार के अंदर क्या होता है कि 12-14 ग्लैंड रहता है, मीन्स ग्रंथि रहता है, जो मलद्वार को इसके अंदर ऐसे सजा हुआ पूरा गोल ऐसे 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 सजा हुआ रहता है पूरा चारों तरफ। तो इसी से जो निकलता है सिक्रेशन, आपका लार जो निकलता है उसको चिपचिपा रखता है, जिसके मल आराम से निकल जाए और कष्ट ना हो, शरीर दिया हुआ है। तो एक ग्लैंड जो अंदर इसे सजा हुआ है तिल का साइज का है, छोटा छोटा एकदम रहता है। तो कभी इन्फेक्शन ऊपर से आ गया और वो कठिन पायखाना आ गया तो यहाँ चीरा लग गया, और कोई कारण से यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो ग्लैंड पहले सूजन होता है, सूजन होकर पकता है, पक के वहाँ एब्सेस बनाता है या आपका क्या बोलेंगे फोड़ा बनाता है। तो फोड़ा बनाने के बाद भगंदर होता है। तो ये गूद वाला एरिया हमारा मेंटली हमको सोशियली समझाया गया है कि ये लज्जा वाला एरिया है। लज्जा की वजह से लोग किसी को बताते नहीं, बहुत दिन बीमारी को लेकर चलते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण होता है ये क्या है, भय रहता है ट्रीटमेंट कष्टदायी होगा तो इसी डर से रहता है। तीसरा है बीमारी के बारे में खतरनाक कितना है उसको मालूम नहीं रहता है, अज्ञान रहता है, तो इसीलिए बीमार बढ़ जाता है। लज्जा, भय और अज्ञानता। तो पहली कारण लज्जा, खुद मेडिसिन खुद खरीद के खाता है, उसको पूछ के खा लेता है, जड़ी बूटी खाता है, मेडिसिन स्टोर से खा लेता है, तो बीमारी बढ़ता जाता है। तो पहले फोड़ा होता है। तो यहाँ ग्लैंड इन्फेक्शन पहला कारण है। ये प्राइमरी फिस्टुला, अनल फिस्टुला बोलते हैं प्राइमरी काज से, जिसको क्रिप्टोग्लैंडुलर भी बोलते हैं। मीन्स क्रिप्ट जो है ग्लैंड से जो है ये इन्फेक्शन होकर जो फिस्टुला है वो कॉमन फिस्टुला है। लेकिन दूसरा टाइप का सेकेंडरी फिस्टुला भी होता है, जिसके लिए टीबी से होता है, वो नियर बाय बोन टीबी से होता है, नियर बाय कैंसर सेल से होता है, कोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीडी जैसा पेट का बड़ा बड़ा बीमारी जो प्री कैंसरस है, इसी बीमारी से भी वो आगे जाके फिस्टुला का रूप लेता है, जिसको पेशेंट को कोई पता नहीं, लेकिन डॉक्टर को इसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि कौन सा बीमारी के लिए फिस्टुला हुआ है, तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो फिस्टुला जो होता है पहले होता है, कैसे होता है ना, इस पेट के रोग के कारण से होता है, पेट रोग से फिर मलद्वार की इन्फेक्शन होके आगे होता है, या सेकेंडरी कज से होता है। पहले फोड़ा होता है, फोड़ा फट जाता है ऑटोमेटिकली, तो पेशेंट शांत हो जाता है। फोड़ा पहले होता है, यहाँ बड़ा सा फोड़ा हो जाएगा इधर इधर मलद्वार के आसपास, इसको पेरियनल एब्सेस बोलते हैं। पेरियनल एब्सेस जब फूट जाता है ऑटोमेटिक, तो भी पेशेंट को शांत लगता है। एब्सेस होने से दर्द, बहुत दर्दनाक दर्द होता है, आपको बुखार आ जाता है, फिर आपको पायखाना भी साफ नहीं होता है, इतना दर्द होता है। तो इसको ऑटोमेटिक भी थोड़ा फट के आराम मिलता है, क्या डॉक्टर की सहायता से भी चीरा लगा के भी आराम लग सकता है, लेकिन पूरा बीमारी ठीक नहीं हो पाता। फिर आगे जाके ये बार बार फूटा होता है, बार बार फूटता है, महीना 15 दिन 6 महीना आपके शरीर के ऊपर निर्भर करता है, खान पीन और आपका प्रतिरोधक शक्ति के ऊपर, आपका इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पेशेंट इसको ढीला करेगा। फिस्टुला क्या होता है, जब फोड़ा नहीं होता है, पीप नहीं जमता है, तो दर्द नहीं होता है, वो सोचता है थोड़ा बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पीप आ रहा है, कुछ मेडिसिन खाने से कुछ दिन सूख जाता है, हील हो जाता है, तो खुश रहता है, बोलता मेरा ठीक हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अंदरूनी अंदर चला जाता है, पेट के अंदर चला जाता है, उसको ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है, पेशाब रास्ते में चला जाता है, पेशाब थली में, गर्भाशय में, वो जाने से बहुत मुश्किल होता है, कहीं भी जा सकता है, आगे जाके वो असंभव होता है ट्रीटमेंट करना। तो ये क्यों होता है और इसका इलाज जो होता है वो क्या होता है, ये तो हम लोग समझ गए कि क्यों इलाज तो आजकल बहुत डेवलप कर चुका है, साइंस बोला जाता है, बहुत सारा सर्जरी, आपका लेजर, बहुत सारा हुआ है, लेकिन देखा जाए तो क्षारसूत्र ही सबसे सही इलाज लग रहा है अब तक, जितना है 99.9% तक सक्सेस रेट है अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी। ये कष्ट साध्य रोग है, तो
पेशेंट जितना जल्दी आए, जितना जल्दी ट्रीटमेंट ले इतना अच्छा है। बहुत अंदर चला जाएगा तो भी संभव नहीं होता। तो बार बार सर्जरी के बाद भी पेशेंट हराश होकर घूमता रहता है। तो लेकिन क्षारसूत्र में, क्षारसूत्र क्या है ना कि एक धागा के ऊपर कुछ हर्ब, आयुर्वेद हर्ब और क्षार डाल के उसको कोटिंग देके बनाया जाता है, जिसका काम है प्रोटियोलाइसिस। मीन्स जो एबनॉर्मल प्रोटीन है, अनहेल्दी प्रोटीन जो बनता है फिस्टुला के अंदर, इसको नष्ट करके बाहर निकाल देता है। तो हफ्ते में एक बार आना पड़ता है पेशेंट को क्षारसूत्र चेंज करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग रहता है वो धो जाता है, उसका पोटेंशियल लूज करता है। दूसरा बात है कि पेशेंट को आधा घंटे के अंदर धागा या क्षारसूत्र लगा के छोड़ सकते हैं। इसमें ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा नहीं है, लेस इन्वेसिव है। लेस इन्वेसिव मीन्स ज़्यादा काटाकाटी का जरूरी नहीं है, ये बोला जा सकता है। और पेशेंट दूसरे दिन से ऑफिस वर्क कर सकता है, और इसमें कोई बेड में सो के रहना, हॉस्पिटलाइज होकर रहने का जरूरी ही नहीं है। आजकल और फिस्टुला का भी डेवलप हुआ है इप्टक प्रोसीजर। इप्टक मीन्स बहुत बड़ा फिस्टुला है, उसको जो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना लग रहा था, आजकल 2-3 महीना में जल्दी हो जाता है। बहुत कम कष्ट, बहुत कम दिन में पहले के उपाय से जल्दी हो सकता है। तो चलिए, आप लोग का ये बेसिक वीडियो था। इसमें और ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा विस्तार से समझने के लिए आप लोग अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट में रखिएगा, और 1 घंटा का मैं कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब बहुत व्यस्त रहते हैं, तो उनसे टाइम लेके फिर उसके ऊपर डिटेल, ताकि आपको उसके बारे में बहुत अच्छा से क्लियर पता चले। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, आप दीवार वगैरह में चारों तरफ देखेंगे पोस्टर पैम्पलेट बना के लोगों को लगाते हैं, और लाखों रुपया लोगों को ठगा के ले जाते हैं। थोड़ा टोकूंगा मैं। हाँ। तो वो जो जड़ दिखाते हैं कि फिस्टुला, पाइल्स फिस्टुला से, वो आपका छद्मवेद जो जिसको बोलते हैं, छद्माचार बोलते हैं, कि आपका क्वाक बोल सकते हैं, वो लोग बड़ा बड़ा डिग्री लेकर एडवर्टाइज करते हैं, गारंटेड है, नॉन सर्जिकल है, ये सब बोलते हैं। ये सब झूठ की बात है। ये क्षारसूत्र है, पारा सर्जिकल मेथड है। ये सर्जरी का, ये शल्य कर्म का ही पार्ट है। ये नॉन सर्जिकल बोलने से झूठ है, ये पारा सर्जिकल है। दूसरा है, उसमें जड़ जो निकालते हैं वो जड़ ऐसा निकलता नहीं कुछ। उसमें वो लोग चिकन का लंग्स का जो ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं उसको छिपा के रखते हैं, इसको दिखा के लोग को गुमराह करते हैं और पैसा लूटते हैं। अच्छा, चिकन का? हाँ, चिकन का लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियल ट्री रहता है ना, अच्छा। इसको एल्वियोली को साफ करके रखते हैं, साफ करके उसको अच्छी तरह रखते हैं, और पेशेंट तो सोया रहता है। अच्छा। पीछे से निकाल के दे देते हैं और बोलते हैं वो निकला है, देखो। लेकिन वो पूरा झूठ की बात है। इसे जड़ निकलता तो इतना अच्छी तरह नहीं होता है, कोई पूरा झूठ ही झूठ है। तो इसको लेके बड़ा सारा हर जगह में मैं देखते देखते आया हूँ, और ऐसे मेरे पास, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हूँ, तो बहुत सारे जातक आते हैं। इस प्रकार का बड़ा गंभीर समस्या है, और ये बड़ा मतलब जब ये होता है तो आपका मतलब जो अंडर गारमेंट है उसमें वो लट्ठा लगा रहता है, खून लगा रहता है, और बड़ा गंद आता है, और ये जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी आदमी का सोशल जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। फैमिली लाइफ भी बड़ा, वो जिस बेड में भी सोए उसमें भी गंद आता है। ये एक्सट्रीम कंडीशन है। तो डॉक्टर साहब ऑथेंटिक डॉक्टर हैं, और क्योंकि मैं बहुत दिन से जानता हूं और मेरे गुरुतुल्य व्यक्ति भी हैं, तो आप लोगों के साथ, और आपको कई बार मैं शायद 50-100 वीडियो में सर जी का नाम मैं लिया रहूँगा, जब जब कभी इस प्रकार का बीमारी सब्जेक्ट आता है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़ के बारे में। तो आज बहुत मुश्किल से सर जी का समय मिला और आप लोगों के साथ बातचीत हो गया। कोशिश करूंगा सर जी का नंबर भी नीचे मैं डाल दूंगा, ताकि आप सर जी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दिए। नमस्कार।